इंडियन क्रिकेट टीम आज अपने मजबूत बैटिंग लाइनअप के साथ साथ अपने पेस बैटरी और फील्डिंग के लिए भी वर्ल्ड क्रिकेट में पहचानी जाती है। लेकिन सन 2000 से पहले तक ऐसा नहीं था। उस दौर में बल्लेबाजी को छोड़कर भारत दोनों ही डिपार्टमेंट में काफी कमजोर माना जाता था। 90 के दशक में भारत की गेंदबाजी में फिर भी सुधार नजर आना शुरू हुआ, लेकिन फील्डिंग में हाल अभी भी बुरा था। फिर सन 2002 में इंडियन क्रिकेट टीम में एक ऐसा खिलाड़ी दाखिल हुआ जिसके टीम में शामिल होने के बाद अचानक ही भारत की सुस्त पड़ी फील्डिंग में एक जान सी आ गई। वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद कैफ हैं। वही मोहम्मद कैफ जिन्होंने युवराज सिंह के साथ मिलकर पॉइंट और कवर को ऐसा इलाका बना दिया जहां से विपक्षी बल्लेबाजों के लिए रन बनाना टेढ़ी खीर होता था। वही मोहम्मद कैफ जिन्होंने भारत को अपनी बैटिंग के साथ साथ कई मौकों पर फील्डिंग से भी मैच जीतने में अहम योगदान दिया था। मोहम्मद कैफ का जन्म 1 दिसंबर 1980 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद तारिफ अंसारी और उनके बड़े भाई का नाम मोहम्मद सैफ है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे कैफ के घर में बचपन से ही क्रिकेट का माहौल था। उनके पिता और उनके बड़े भाई भी क्रिकेटर हुआ करते थे, लेकिन इन दोनों ही लोगों का क्रिकेट करियर रणजी मैचों तक ही सिमट कर रह गया। अपने पिता और बड़े भाई को क्रिकेट खेलते देख बड़े हुए कैफ ने भी छोटी उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। प्रयागराज के मेवालाल अयोध्या प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज सोनाव से 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कैफ ने पढ़ाई छोड़ दी और फिर वो पूरी तरह से क्रिकेट की दुनिया में रच बस गए। अपनी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए कैफ कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम पहुंचे। यहां आने के बाद कैफ का स्ट्रगल शुरू हुआ। शुरुआत के 2 साल कैफ के लिए काफी मुश्किल भरे थे। उस दौरान उन्हें उनके सीनियर क्रिकेटर्स ने काफी परेशान किया, लेकिन कैफ ने हार नहीं मानी। उनके साथ भले ही इतना सब कुछ घट रहा था, लेकिन इस सब को उन्होंने कभी अपने क्रिकेट पर हावी नहीं होने दिया और वो लगातार अपनी क्रिकेट पर मेहनत करते रहे। उस दौर को याद करते हुए कैफ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में जब वो क्रिकेट की बारीकियां सीख रहे थे, उस वक्त जब उनके घर से चिट्ठी आती थी तो वो अपने पेरेंट्स को कभी अपनी परेशानी के बारे में नहीं बताते थे। वो जवाब में हमेशा यही लिखते थे कि वो बिल्कुल ठीक हैं। कैफ को ये झूठ इसलिए बोलना पड़ता था क्योंकि वो जानते थे कि उनकी स्थिति जानने के बाद उनके माता पिता को उनकी चिंता होगी। जल्द ही कैफ की मेहनत रंग लाई और उन्हें सन 2000 में श्रीलंका में खेले जाने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम में शामिल कर लिया गया। कैफ के अलावा युवराज सिंह, वेणुगोपाल राव, रितेंद्र सिंह सोढ़ी और अजय रात्रा जैसे खिलाड़ी भी इस टीम का हिस्सा थे। कैफ को इस टीम का कप्तान बनाया गया और उनकी कप्तानी में भारत पहली बार अंडर 19 विश्व कप जीतने में सफल हुआ। उस अंडर 19 वर्ल्ड कप के बारे में कैफ ने कहा था कि सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम जिसमें माइकल क्लार्क, शेन वॉटसन, नेथन हॉरिट्स, मिचेल जॉनसन और शॉन मार्श जैसे खिलाड़ी शामिल थे, उसे हराना उनके लिए बतौर कप्तान एक बड़ी उपलब्धि थी। अपनी टीम को अंडर 19 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनाने के बाद कैफ को मार्च 2000 में भारत की टेस्ट टीम में शामिल कर लिया गया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेंगलोर में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच से कैफ ने अपने टेस्ट करियर का पदार्पण किया। इस टेस्ट मैच में कैफ ने भारत की पहली इनिंग में 12 और दूसरी इनिंग में 23 रन बनाया। इसके बाद उन्हें इंडियन टीम से ड्रॉप कर दिया गया। अपने डेब्यू टेस्ट के अनुभव को एक इंटरव्यू में साझा करते हुए कैफ ने बताया था कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उस टेस्ट मैच में उन्होंने पहली बार ऐसे तेज गेंदबाजों के सामने बैटिंग किया जो लगातार 140 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते थे। एलन डोनाल्ड, लांस क्लूजनर, जैक कैलिस, शॉन पॉलक और नैंटी हेवर्ट जैसे तेज गेंदबाजों को खेलने के बाद कैफ को यह महसूस हुआ कि वो फिलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार नहीं है। कैफ ने अपने इंटरनेशनल करियर की सबसे यादगार पारी सन 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ नेटवर्क ट्रॉफी के फाइनल मैच में खेली थी। उस फाइनल मैच में मेजबान इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 325 रन का विशाल टारगेट भारत के सामने रखा। उस दौर में ऐसे टारगेट को चेस करना काफी मुश्किल माना जाता था, लेकिन सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी ने जिस तरह की शुरुआत भारत को दिलाई, उसे देखकर ऐसा लगने लगा था कि भारत को 325 रन के टारगेट को चेस करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। लेकिन जब 106 रन के स्कोर पर गांगुली 43 गेंदों पर 60 रन की धुआंधार पारी खेलकर आउट हुए, उसके बाद भारत की बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह ढह गई। गांगुली के आउट होने के बाद भारत ने अपने अगले 4 विकेट महज 40 रन के अंदर गंवा दिया। अब हार का साया भारत के ऊपर मंडरा रहा था। 146 के स्कोर पर भारत की आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी। अब क्रीज पर युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ के रूप में 2 नए बल्लेबाज मौजूद थे। कैफ ने युवराज सिंह के साथ मिलकर सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए छठे विकेट के लिए 121 रन जोड़कर भारत के मैच में वापसी करवाई। 267 के स्कोर पर युवराज 69 रन बनाकर आउट हो गए।
भारत को अभी भी जीत के लिए 59 रन की दरकार थी। कैफ ने ये रन पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर बना दिया। आखिरी रन पूरा करने के बाद कैफ और जहीर मैदान पर खुशी से कूदने लगे। कैफ को उनके नाबाद 87 रन की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया था। इस मैच को कैफ की मैच जिताऊ पारी के अलावा लॉर्ड्स की बालकनी पर सौरव गांगुली के टी शर्ट लहराने के लिए भी याद किया जाता है। इस मैच के बारे में बात करते हुए कैफ ने बताया था कि उनकी उस इनिंग के दौरान इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने उन्हें बैटिंग के दौरान काफी तंग किया था। इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन ने तो उन्हें बस ड्राइवर तक कह दिया था। इसके अलावा कैफ ने यह भी बताया था कि सचिन के आउट होने के बाद उनके पेरेंट्स ने भी ये मान लिया था कि भारत अब ये मैच नहीं जीत सकता और वो टीवी बंद करके शाहरुख खान की फिल्म देवदास देखने चले गए। बाद में जब भारत मैच जीता तब उनके मोहल्ले के लोग उनके घर के बाहर आकर इकट्ठा हो गए थे। इस पारी के बाद कैफ की जगह भारत की वनडे टीम में पक्की हो गई। कैफ ने अपने वनडे करियर का पहला शतक उसी वर्ष जिम्बाब्वे के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के एक मैच में लगाया। वे 2003 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए भारत की वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा भी रहे थे। इस वर्ल्ड कप में कैफ ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतरीन पारियां खेली थी। कैफ ने पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज के मैच में 53 रन के स्कोर पर सहवाग और गांगुली के आउट होने के बाद सचिन के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 102 रन जोड़ा था। 155 के स्कोर पर कैफ 35 रन बनाकर अफरीदी की गेंद पर बोल्ड हो गए थे। जब कैफ आउट हुए तब भारत मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच को भारत ने 6 विकेट से अपने नाम किया। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर 6 के मैच में भी कैफ ने नाबाद 68 रन की पारी खेलकर भारत को मैच जीतने में अहम योगदान दिया। कैफ की इस पारी का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि 146 रन का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने महज 21 रन के स्कोर पर अपने 3 प्रमुख बल्लेबाजों का विकेट गंवा दिया था। इसके बाद कैफ ने द्रविड़ के साथ मिलकर भारत को बिना कोई विकेट खोए 7 विकेट से मैच जिता दिया। इस वर्ल्ड कप में कैफ को इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज निक नाइट को रन आउट करने के लिए भी याद किया जाता है। 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ लाहौर में खेले गए चौथे वनडे मैच में कैफ ने सीरीज में 2-1 से पिछड़ रही भारतीय टीम को एक बार फिर मैच जीतने में अहम योगदान दिया था। इस मैच में कैफ ने राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर नाबाद 131 रन की साझेदारी करते हुए भारत को न सिर्फ मैच जीतने में मदद किया बल्कि वनडे सीरीज को 2-2 से बराबर भी करवाया। उस मैच में बल्लेबाजी के दौरान शब्बीर अहमद की गेंद पर कैफ का बल्ला भी टूटा था। उस वाकये के बारे में कैफ ने कहा था कि मैच के बाद राहुल द्रविड़ ने उनके उस बल्ले पर अपना ऑटोग्राफ दिया था और कैफ ने आज भी उस बल्ले को संभाल कर रखा है। सन 2005 में सौरव गांगुली के इंडियन टीम से ड्रॉप होने के बाद भारत की टेस्ट टीम के मिडिल ऑर्डर में वैकेंसी निकल आई। गांगुली की जगह पर युवराज सिंह को मौका मिलना शुरू हुआ, लेकिन 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ नागपुर टेस्ट से पहले युवराज सिंह चोटिल हो गए तो कैफ को उनकी जगह पर बुलाया गया। कैफ ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया और उस टेस्ट मैच में उन्होंने नाबाद 91 रन की पारी खेली थी। लेकिन जब अगले टेस्ट में युवराज फिट हो गए तो कैफ को टीम से बाहर कर दिया गया। इसी वर्ष जब भारतीय टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर जा रही थी तब सचिन तेंदुलकर के चोटिल होने के बाद कैफ को उनकी जगह पर एक बार फिर भारत की टेस्ट टीम में मौका मिला। सचिन की गैर मौजूदगी में कैफ ने शानदार प्रदर्शन किया। उस दौरे पर सीरीज के दूसरे टेस्ट में कैफ ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक दर्ज करते हुए नाबाद 148 रन की पारी खेली। इतना शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद कैफ को एक बार फिर भारत की टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया। वेस्टइंडीज के खिलाफ उस टेस्ट मैच के बाद कैफ फिर कभी भारत की टेस्ट टीम में खेलते नजर नहीं आए। इसी वर्ष साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद कैफ भारत की वनडे टीम से भी बाहर हो गए। अप्रैल 2008 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए कैफ को आखिरी बार भारत की टेस्ट टीम में शामिल किया गया, लेकिन इस बार उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। इंडियन टीम से ड्रॉप होने के बाद कैफ ने 2016 तक उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की टीम के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला और फिर 2018 में अचानक उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। कैफ 2008 में शुरू हुई इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा भी रहे थे। इस लीग में वे राजस्थान रॉयल्स, किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के लिए खेले थे। वर्ष 2014 में कैफ ने राजनीति में हाथ आजमाया। उन्होंने कांग्रेस की टिकट से उत्तर प्रदेश के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वे भाजपा के केशव मौर्य से हार गए। बात करें कैफ के निजी जिंदगी की तो उन्होंने वर्ष 2011 में पूजा यादव नाम की लड़की से शादी कर ली। दोनों को एक बेटा और एक बेटी है जिसका नाम कबीर और ईवा है। पूजा जब कैफ से मिली उस वक्त वो नोएडा में बतौर जर्नलिस्ट काम कर रही थी। दोनों की मुलाकात एक दोस्त के जरिए हुई थी। तो ये थी भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ की कहानी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें
ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।